लंदन का ये इलाका ऐसा था कि जहां निग्रो, भारतीय, बांग्लादेशी, श्रीलंकन और फिलिपाइनी बाशिंदे आबाद थे। इनमें पाकिस्तानी भी थे। यहाँ एक छोटे से दरमियाने दर्जे के होटल में कमांडो शेर खान ने एक कमरा किराए पर ले लिया। उसका ख्याल था कि अगर उसके साथी लंदन में ही हैं और लंदन से फरार होने में कामयाब नहीं हुए तो इस बात का इम्कान है कि वो इस इलाके में किसी जगह छुपने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ उनके वतन के लोग आबाद हैं। खुशकिस्मती की बात यह हुई थी कि लंदन के अखबारों में उसकी और उसके साथियों में से किसी की तस्वीर नहीं छपी थी, क्योंकि लंदन पुलिस और प्रेस के फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें नहीं ले सके थे, वरना शेर खान फौरन पहचान लिया जाता और पुलिस को उसकी इत्तला मिल जाती। इसी वजह से कमांडो शेर खान को अपना हुलिया बदलने की भी जरूरत नहीं थी। शेर खान का कमरा होटल की दूसरी मंजिल के कोने में था। अगरचे इस कमरे का किराया ज्यादा नहीं था, मगर शेर खान के पास इतने ही पैसे थे कि वो होटल में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन बसर कर सकता। इन 3 दिनों में उसे अपने साथी कमांडो हमजा, शाहिद अली वगैरह को तलाश करना था, और अगर वो अपनी तलाश में नाकाम रहता तो उसे वापस पाकिस्तान चले जाना था। सिफारत खाने वालों के साथ यही तय हुआ था। इस इलाके का माहौल कुछ अपने वतन के बाजारों जैसा था, जहाँ भारतीयों, पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों की दुकानें भी थीं और उनके रेस्टोरेंट भी थे जहाँ इन मुल्कों के खाने मिल जाते थे। शेर खान दोपहर के वक्त होटल में आया था। खाना खाने के बाद वो कमरे में जाकर सो गया और शाम तक सोया रहा। उसके बाद उसने उठकर मुंह हाथ धोया और होटल के रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया और कॉफी मंगवाकर पीने लगा। लंदन की ये शाम सर्द और धुंधली थी। रेस्टोरेंट की फजा नीम गर्म थी और सिगरेटों के धुएं और कॉफी चाय की खुशबुओं से लबरेज थी। रेस्टोरेंट में ज्यादातर बंगाली और भारतीय लोग बैठे थे। हो सकता है इनमें पाकिस्तानी भी हो, मगर सब अंग्रेजी लिबास में थे। अलग से पहचानना मुश्किल था। कुछ साड़ी पोश औरतें भी थीं। शेर खान ने महसूस किया कि एक औरत कोने वाली मेज पर तन्हा बैठी सिगरेट पी रही है। इस औरत ने फर का लंबा कोट पहन रखा था जिसके बटन खुले हुए थे और उसकी सुर्ख साड़ी दिखाई दे रही थी। उसके माथे पर बिंदी भी थी जो इस बात की अलामत थी कि वो हिंदू है। शेर खान ने इस औरत को इतनी तफसील से इसलिए देखा था कि इस औरत ने 2-3 बार शेर खान पर निगाह डाली थी। औरत की उम्र 30-35 के करीब थी। उसके स्याह बाल शानों पर गिरे हुए थे। औरत खुशशक्ल थी। शेर खान सोचने लगा कि इस औरत ने 2-3 बार उसकी तरफ क्यों देखा है। हो सकता है कि ये CID की कोई ऑफिसर हो। शेर खान मोहतात हो गया। शायद वो रेस्टोरेंट में मजीद कुछ देर बैठता, लेकिन इस मशकूक औरत की वजह से वो जल्दी बिल अदा करके रेस्टोरेंट से निकल गया। सर्दी और धुंध की वजह से लंदन के इस इलाके के फुटपाथ खामोश पड़े थे। लोग गाड़ियों में आ जा रहे थे। फुटपाथ पर शेर खान उस औरत के बारे में सोचता आहिस्ता आहिस्ता टहलने के अंदाज में चला जा रहा था कि उस जगह उसे अपने पीछे किसी के जूतों की टिक टिक सुनाई दी। ये औरत के जूतों की आवाज ही हो सकती थी। शेर खान रुक गया। उसने मुड़कर पीछे देखा। पीछे कोई भी नहीं था। सर्दी और धुंध की नमी की वजह से गीला फुटपाथ खाली था। खंभों की रोशनी उस पर कहीं कहीं पड़ रही थी। शेर खान ने पांव के जो जनाना जूतों की आवाज को अपना वहम समझा और टहलने के अंदाज में चलता रहा। आगे छोटा सा चौक था जहाँ कई एक रेस्टोरेंट और स्टोर थे। बाहर गाड़ियां खड़ी थीं। कुछ दूर तक टहलने के बाद वो वापस अपने होटल की तरफ आ गया। अगरचे उसे ऐसा यकीन नहीं था, लेकिन गैर शऊरी तौर पर उसके दिल में शक सा पड़ गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है। वो अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। नीचे रेस्टोरेंट से इंडियन फिल्मों के म्यूजिक की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। किसी ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। कमांडो शेर खान ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर उठकर दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलें, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। औरत ने ये जुमला बड़ी साफ उर्दू जबान में अदा किया था। शेर खान ने दरवाजा खोल दिया। उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसे उसने रेस्टोरेंट में देखा था। उसने साड़ी के ऊपर फर के कॉलर वाला हाफ कोट पहन रखा था। शेर खान ने वहीं खड़े उससे पूछा कि उसको क्या काम है। औरत ने कहा कि आप मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे। उसके चेहरे पर कुछ घबराहट सी थी। शेर खान दरवाजे से एक तरफ हट गया। औरत अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। शेर खान ने दरवाजा बंद किया और उसके सामने सोफे पर बैठते हुए पूछा, मोहतरमा, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपको जानता नहीं। औरत ने कहा, आप पाकिस्तानी है ना? शेर खान ने कहा, हाँ, लेकिन आपका मसला क्या है? औरत ने इत्मीनान का सांस लिया और कहने लगी, मेरा नाम रुखसाना है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, 2 बरस से लंदन में मुकीम हूँ, एक स्टोर में काम करती हूँ और साउथ एंड के एक फ्लैट में अपनी सहेली के साथ रहती हूँ। मैं अपनी एक और सहेली से मिलने इस इलाके में आई थी। सहेली नहीं मिली। वापस जा रही थी कि 2 गोरों ने मेरा पीछा शुरू कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से इन बदमाशों से पीछा छुड़ाकर उस रेस्टोरेंट में आ गई हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। मैंने आपको ऊपर जाते देखा तो शक्ल से पहचान लिया कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है। प्लीज मुझे इतनी इजाजत दें कि मैं कुछ देर के लिए यहाँ छुपी रहूं। इस दौरान गुंडे मुझे न पाकर चले जाएंगे, फिर मैं अपने फ्लैट पर चली जाऊंगी। शेर खान ने कहा, आप पुलिस को फोन क्यों नहीं करती? पुलिस आपको आपके फ्लैट पर पहुंचा देगी। उस औरत ने सिगरेट निकालते हुए कहा, पुलिस मेरी बात का यकीन नहीं करेगी, आप सिगरेट पिएंगे? औरत ने शेर खान को सिगरेट पेश किया। शेर खान ने कहा, शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता।
उसने सिगरेट सुलगा लिया और कमरे का जायजा लेने लगी। कमांडो शेर खान इस औरत को कमरे में छुपाकर खामखा किसी और मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। उसने कहा, मोहतरमा, बेहतर यही है कि आप नीचे रेस्टोरेंट से पुलिस को फोन करके मदद हासिल करें। पुलिस अपनी हिफाजत में आपको आपके फ्लैट पर पहुंचा देगी। औरत ने एक खास अंदाज से शेर खान की तरफ देखा और सिगरेट का कश लेकर बोली, आप कब से लंदन में रह रहे हैं? शेर खान ने कहा, इन बातों का आपसे कोई ताल्लुक नहीं, बेहतर यही है कि आप तशरीफ ले जाएं, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। औरत ने कहा, तो फिर ऐसा करें कि मुझे भी साथ ले जाएं और मुझे साउथ एंड में ड्रॉप कर दें। शेर खान ने साफ इनकार करते हुए कहा, सॉरी मोहतरमा, मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता, आप तशरीफ ले जाएं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उस औरत ने एक गहरी और बड़ी मानी खेज निगाह शेर खान पर डाली और उठ खड़ी हुई, फिर मुस्कुराई। लगता है आप अभी इस शहर की तहजीब व तमद्दुन से वाकिफ नहीं है। अच्छा, मैं जाती हूँ, फिर आऊंगी। और वो औरत कमरे से निकल गई। शेर खान ने दरवाजा बंद कर दिया और सोचने लगा कि ये औरत कौन हो सकती है। उसने कहीं पढ़ रखा था कि स्कॉटलैंड यार्ड ने इन इलाकों में जहां जनूबी एशिया के लोग रहते हैं, जराइम का सुराग लगाने के लिए इन इलाकों से ताल्लुक रखने वाली औरतों को भर्ती कर रखा है, जो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए जासूसी करती हैं और जराइम पेशा स्मगलरों और मफरूर मुजरिमों का सुराग लगाती हैं। अगर इस औरत का ताल्लुक स्कॉटलैंड यार्ड की मुखबर औरतों से था तो ये बात खतरनाक साबित हो सकती थी। इतने में दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। शेर खान ने पूछा, कौन है? दूसरी जानिब से किसी मर्द की आवाज आई, मैं हूँ होटल का मैनेजर, प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। शेर खान ने दरवाजा खोल दिया। होटल का उधेड़ उम्र मैनेजर अंदर आ गया। वो पाकिस्तानी था। कहने लगा, ये औरत जो अभी आपके कमरे से निकल कर गई है, क्या करने आई थी? शेर खान ने उसे सारी बात बता दी। होटल का मैनेजर सोफे पर बैठ गया और कहने लगा, इस औरत का आपके कमरे में आना आपके हक में किसी मुसीबत का बायस बन सकता है। ये पुलिस की बहुत बड़ी मुखबर है। ये औरत आपको खामखा किसी मुसीबत में फंसा सकती है। बेहतर यही है कि आप इसी वक्त किसी दूसरे इलाके के होटल में मुंतकिल हो जाएं। शेर खान ने कहा, मगर मैं कोई जराइम पेशा नहीं हूँ। मैनेजर ने कहा, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका किसी जुर्म से ताल्लुक न हो या आप पर उसे शक न होता कि आपका ताल्लुक किसी जराइम पेशा गिरोह से है, तो ये कभी आपके कमरे में न आती। मेरी बात माने और इसी वक्त दूसरे होटल में मुंतकिल हो जाएं। पुलिस ने छापा मारा तो हमारी भी बदनामी होगी। शेर खान खुद वहां से निकल जाना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी किसी दूसरे होटल में चला जाता हूँ। क्या आप मुझे किसी दूसरे होटल का एड्रेस बता सकते हैं? मैं महंगे होटल में नहीं ठहर सकता। मैनेजर ने कहा, आप टैक्सी में बैठकर ईस्ट एंड के मैकफर्ड स्ट्रीट में चले जाएं। वहां बांग्लादेशियों के 2 होटल हैं, वो महंगे नहीं हैं। ये लीजिए अपने पाउंड। और मैनेजर ने शेर खान को वो एडवांस वापस कर दिया जो शेर खान ने कमरे के 24 घंटे के किराए के तौर पर अदा किया था। आप देर न करें, देर करनी आपके लिए अच्छी न होगी। ये कहकर होटल का मैनेजर चला गया। कमांडो शेर खान के पास कौन सा सामान था जिसको बांधने और पैक करने की जरूरत थी? उसने जैकेट के बटन बंद किए, कॉलर को ऊपर उठाया और कमरे से बाहर निकल आया। जीना उतरा। होटल के सामने कुछ दूर टैक्सियां वगैरह खड़ी थी। वो एक खाली टैक्सी में बैठ गया और ड्राइवर से ईस्ट एंड की मैकफर्ड स्ट्रीट चलने को कहा। रात का पहला पहर शुरू हो चुका था। लंदन की इस गुंजान आबाद वाले इलाके में खूब रोशनियां हो रही थी। टैक्सी बारौनक इलाके में से निकलकर एक खुली सड़क पर आ गई। अचानक अंग्रेज टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मिस्टर, हमारी टैक्सी का पीछा किया जा रहा है, क्या आप पुलिस को मतलूब हैं? कमांडो शेर खान ने ये सुनकर फौरन पीछे शीशे में से देखा। उसके पीछे एक कतार में 3-4 गाड़ियां आ रही थीं। उसने ड्राइवर से कहा, मेरा पुलिस से कोई वास्ता नहीं है। ड्राइवर ने कहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि स्कॉटलैंड यार्ड की एक खुफिया गाड़ी हमारा ताक़ुब कर रही है। ये उसी वक्त से हमारे पीछे लगी हुई है जब हम चले थे। शेर खान को यकीन हो गया कि ये टैक्सी ड्राइवर गलत नहीं कह रहा। वो लंदन का टैक्सी ड्राइवर था और पुलिस और खुफिया पुलिस की गाड़ियों को पहचानता था। वो सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। ये बात वाज़े हो गई थी कि वो औरत खुफिया पुलिस की औरत थी और उसने पुलिस को इत्तला कर दी थी। इसका मतलब था कि लंदन पुलिस ने शेर खान का सुराग लगा लिया था। मगर पुलिस को कैसे पता चला कि मेरा ताल्लुक तैयारा हाईजैक करने वाले मुजाहिदों से है? शेर खान का जहन इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ था और साथ साथ वो ये भी सोच रहा था कि पुलिस की गाड़ी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। उसने ड्राइवर से कहा, क्या तुम मुझे किसी ऐसी जगह ले जा सकते हो जहां मैं पुलिस की नजरों से गायब हो सकूं? मैं तुम्हें 4 पाउंड दूंगा। अंग्रेज ड्राइवर बोला, मैं कोशिश करता हूँ। और उसने टैक्सी की रफ्तार तेज कर दी और उसे सड़क की दरमियान वाली कतार से निकालकर सड़क के किनारे वाली कतार में ले आया। शेर खान ने पीछे देखा। पीछे गाड़ियों की हेडलाइट्स में उसे कुछ पता न चल सका कि कौन सी गाड़ी उसका पीछा कर रही है। आगे एक छोटी सी सड़क बाएं जानिब निकलती थी। अंग्रेज ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी उस सड़क पर मोड़ दी और उसकी रफ्तार मजीद तेज कर दी। सड़क कच्ची थी, गाड़ी को धचके लगने लगे। शेर खान ने शीशे में से पीछे देखा। एक गाड़ी की रोशन बत्तियां पीछे बराबर चली आ रही थीं। ड्राइवर ने कहा, सर, स्कॉटलैंड यार्ड वालों की गाड़ियां हमारे पीछे आ रही हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि पुलिस आपके साथ मुझे भी पकड़ ले। जैसे ही गाड़ी एक दूसरी पक्की और खुली सड़क पर पहुंची, सामने पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थीं, जिनकी नीली और सुर्ख रोशनियां मुसलसल घूम रही थीं। 6-7 पुलिस कांस्टेबल घेरा डाले खड़े थे। पुलिस ने टैक्सी को रुकने का इशारा किया।
ड्राइवर ने गाड़ी एक तरफ करके खड़ी कर दी। 2 पुलिस कांस्टेबल टैक्सी के पास आए। उनके हाथों में रिवॉल्वर थे। शेर खान के पास कुछ भी नहीं था। इतने में जो गाड़ी ताक़ुब कर रही थी वो वहां पहुंच गई। उसमें से 3 गोरे निकले। ये सफेद कपड़ों वाले पुलिस के अफसर थे। बावर्दी कांस्टेबल ने शेर खान से कहा, बाहर आ जाओ और अपना पासपोर्ट दिखाओ। शेर खान ने बाहर निकल कर कहा, मैं पासपोर्ट अपने साथ लेकर तो नहीं चलता, पासपोर्ट मेरे होटल में है। सफेद कपड़ों वाले अंग्रेज पुलिस अफसर भी अब शेर खान के पास आ गए थे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर शेर खान को कहा, हम तुम्हें इंडियन एयरलाइंस का तैयारा अगवा करने और उसे गैर कानूनी तौर पर बरतानिया की सरजमीन पर उतारने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। उसके साथ ही एक पुलिस कांस्टेबल ने बड़ी तेजी से उसके हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दी। 3 कांस्टेबल रिवॉल्वर लिए शेर खान को घेरे हुए थे। उन्होंने शेर खान को पुलिस की गाड़ी में धकेल दिया और खुफिया पुलिस और लंदन पुलिस की तीनों गाड़ियां शोर मचाती पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि शेर खान को कुछ सोचने का मौका ही न मिला। जब गाड़ियां पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जा रही थीं, तो शेर खान ने अपने साथ बैठे हुए गोरे पुलिस कांस्टेबल से कहा, आपके पास क्या सबूत है कि मेरा ताल्लुक हाईजैकिंग पार्टी से है? पुलिस कांस्टेबल ने कहा, सबूत तुम्हें पुलिस हेडक्वार्टर चलकर मिल जाएगा, हम किसी सबूत के बगैर कभी नहीं पकड़ते। शेर खान ने एक बार फिर एहतजाज करते हुए कहा, आप लोग मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, मेरा किसी हाईजैकिंग करने वाले गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके जवाब में अगली सीट पर बैठे हुए पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर शेर खान, तुम्हारे 2 साथी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ मालूम हो गया है। बेहतर यही है कि तुम खामोशी से बैठे रहो। तुम्हें शायद इल्म नहीं कि तैयारा अगवा करने के जुर्म में तुम्हें मौत की सजा भी हो सकती है। ये एक बैनुल अक़वामी कानून है और हमने इस कानून के तहत तुम्हें गिरफ्तार किया है। कमांडो शेर खान खामोश हो गया। उसके 2 साथी उन्होंने गिरफ्तार कर लिए थे। ये एक बहुत बुरी खबर थी। पता नहीं शाहिद अली, हमजा और महमूद में से कौन गिरफ्तार हुआ था। शमशाद तो एयरपोर्ट पर ही शहीद हो गया था, लेकिन उनका मिशन कामयाब हो गया था और जहाद कश्मीर का लीडर भारत की कैद से निजात हासिल कर चुका था और तहरीक आज़ादी कश्मीर की रहनुमाई के लिए अपने मुजाहिदों के दरमियान पहुंच गया था। शेर खान का ख्याल था कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की रूह से उसे जिस सरजमीन पर गिरफ्तार किया गया है, उसी मुल्क की अदालत में उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन ऐसा न हुआ। कुछ अरसे के लिए उसे लंदन के एक पुलिस स्टेशन की हवालात में सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत कैद रखा गया। इस दौरान ही उसे पता चल गया कि बरतानिया की हुकूमत उसे भारतीय हुकूमत के हवाले करने वाली है। शेर खान ने हल्फिया बयान दिया था कि वो कश्मीरी हुर्रियत पसंद है और पाकिस्तान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी सिफारत खाने के लिए खामोशी इख्तियार किए रखना ही बेहतर था। वैसे इखलाकी तौर पर इंग्लिस्तान के प्रेस ने दबी जबान में इस राय का जरूर इजहार किया कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर शेर खान पर लंदन ही की किसी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन हुकूमत बरतानिया को भारत की खुशनुदी मंजूर थी। चुनाचे एक रोज रात के 2 बजे कमांडो शेर खान के कड़े पहरे में भारतीय कमांडो बटालियन फोर्स के कमांडोज के हवाले कर दिया गया, जो खास इस मकसद के लिए नई दिल्ली से लंदन आए थे। लंदन की अदालत से शेर खान को फिर भी इंसाफ की तवक्को थी, लेकिन भारतीय हुकूमत से इंसाफ की तवक्को रखना अबस था। उसे मालूम था कि भारत की सरजमीन में पहुंचते ही उसे हर किस्म की गैर इंसानी वहशियाना अजियतें देकर हलाक कर दिया जाएगा। शेर खान को अपने साथी मुजाहिदों के अंजाम की कोई खबर नहीं थी कि अगर वो पकड़े गए तो क्या उन्हें भी भारतीय दरिंदों के हवाले कर दिया गया है या नहीं। रात के 3 बजे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस का एक स्पेशल तैयारा कमांडो शेर खान को लेकर भारत की तरफ परवाज कर गया। दिल्ली एयरपोर्ट से कमांडो शेर खान को जंजीरों में जकड़कर सीधा बदनाम तरीन और कश्मीरी मुजाहिदों की कातिल जेल तिहाड़ जेल में लाकर बंद कर दिया गया। 1 हफ्ते तक उससे पूछगिछ होती रही। इस दौरान उसे हर किस्म की अजियत दी गई और उससे उसके साथियों के बारे में पूछा गया कि वो कौन कौन थे और लंदन या यूरोप के किस शहर में रूपोश हुए हैं। वहाँ पहली बार शेर खान पर यह खुशगवार इंकशाफ हुआ कि उसके साथियों में से कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ और लंदन पुलिस ने जो उसे कहा था कि उसके 2 साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ये पुलिस की ब्लफ चाल थी। शेर खान ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि सिर्फ वो अकेला ही गिरफ्तार हुआ है और उसके बाकी साथी मां सिवाय शहीद शमशाद के जिंदा और मफरूर हैं। उसे यकीन था कि वो किसी न किसी तरह जरूर कश्मीर के महाज पर वापस पहुंच जाएंगे। 1 हफ्ते के बाद उसे लखनऊ की जेल में मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि जहाज लखनऊ से अगवा हुआ था और भारतीय इंटेलिजेंस ये मालूम करना चाहती थी कि लखनऊ में वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने जहाज के अगवा करने में मुजाहिदीन की मदद की थी। अदालत में शेर खान का चालान तैयार करके पेश कर दिया गया। अदालत की कार्रवाई महज एक दिखावा थी। जब पेशी के वक्त शेर खान को अदालत में जज के सामने पेश किया जाता तो अक्सर औकात तशद्दुद की वजह से उससे चला नहीं जाता था और चेहरा ज़रबात के निशानों से नीला पड़ गया होता था, मगर जज ने इसका कभी नोटिस नहीं लिया था और पुलिस को उसका मजीद रिमांड दे दिया जाता था।
اور شیر خان پر تشدد کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا۔ عدالت کی کارروائی تو محض دنیا کو دکھانے کے لیے تھی، اصل مقصد کمانڈو شیر خان کو لکھنؤ میں رکھ کر اس سے وہاں کی خفیہ تنظیم کے مجاہدوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھی، جس میں انڈین انٹیلیجنس بری طرح ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ کمانڈو کے زبان کھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے تشدد کرنے والے چیف انٹیلیجنس کو کھلے لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ موت کو خوشی خوشی گلے لگا لے گا، لیکن اپنے ساتھی مجاہدوں کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ ہر طرح سے اور ہر طرف سے ناکام ہو جانے کے بعد طیش میں آ کر لکھنؤ کے انٹیلیجنس چیف نے اتر پردیش کے انسپکٹر جنرل پولیس کو لکھ بھیجا کہ مجرم شیر خان پر وقت اور روپیہ ضائع کرنا بیکار ہے۔ میری رائے میں اسے لکھنؤ ایئرپورٹ پر سرعام پھانسی دے دی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے عبرت ہو، لیکن آئی جی پولیس نے اس تجویز سے اتفاق نہ کیا اور لکھا کہ مجاہد شیر خان سے کچھ وقت کے لیے مزید پوچھ گچھ جاری رکھی جائے۔ انٹیلیجنس چیف مالک رام زہر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ وہ شیر خان کو اذیتیں دے دے کر ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس جہاز کو مجاہدوں نے ہائی جیک کیا تھا اس کے مسافروں میں لکھنؤ گرلز کالج کا جو گروپ شامل تھا، اس میں انٹیلیجنس چیف مالک رام کی بیٹی سشیلا بھی تھی۔ چنانچہ انٹیلیجنس چیف کمانڈو شیر خان سے اپنی بیٹی کو پہنچائے گئے ذہنی صدمے کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ حالانکہ پانچوں مجاہدوں نے جہاز کو ہائی جیک کرنے کے بعد تمام مسافروں خصوصاً خواتین سے بلا امتیاز اس کے کہ وہ ہندو ہیں یا مسلمان بڑا اچھا سلوک کیا تھا۔ ان کو وقت پر طیارے میں کھانا ملتا رہا، لیکن انٹیلیجنس چیف مالک رام نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ اگر وہ اسے لکھنؤ ایئرپورٹ پر پھانسی پر لٹکوانے میں کامیاب نہ ہوا تو وہ اسے ایسی اذیتیں دے گا کہ وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو جائے گا۔ چنانچہ اس درندہ صفت انٹیلیجنس چیف مالک رام نے اتر پردیش کے آئی جی پولیس کو ایک اور تجویز پیش کی، جس میں اس سے گزارش کی گئی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ہائی جیکر شیر خان کو ستیل گڑھ کے ٹارچر سینٹر میں منتقل کر دوں۔ مجھے یقین ہے کہ ستیل گڑھ کے ٹارچر سینٹر میں اس ہائی جیکر سے اس کے اتر پردیش میں موجود ساتھیوں کے نام پتے معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آئی جی خفیہ پولیس نے اس کو اجازت دے دی۔ ستیل گڑھ کا ٹارچر سینٹر لکھنؤ سے گونڈا کی طرف بہادر گنج رینج کے خطرناک جنگلوں میں خاص طور پر ایسے ملزموں کے لیے بنایا گیا تھا جو ہر قسم کے ٹارچر کے باوجود اپنا راز نہیں اگلتے تھے۔ یہ بہادر گڑھ کے اسٹیشن سے 7 کوس کے فاصلے پر ایک گنجان جنگل میں واقع تھا۔ اس ٹارچر سینٹر کے بارے میں پولیس کے محکمے میں مشہور تھا کہ بڑے سے بڑا سخت جان شخص بھی وہاں کے اذیت 2 دن سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا اور زبان کھولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس ٹارچر سینٹر میں اذیت دینے کے طریقے بڑے وحشیانہ اور سب سے انوکھے تھے۔ بہادر گڑھ رینج کا یہ ہلاکت خیز جنگل زہریلے حشرات الارض اور انسانی خون کے پیاس سے شیر چیتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس ٹارچر سینٹر کا سیکیورٹی سٹاف اور عملہ ایسے سپاہیوں پر مشتمل تھا جو کئی ملزموں کو غیر انسانی اذیتیں دے کر ہلاک کر چکے تھے۔ یہ جلادوں سے بھی بڑھ کر سنگ دل سپاہی تھے۔ انہیں جنگل میں رہنے کا اسپیشل الاؤنس ملتا تھا اور اگر ان کے ہاتھوں کوئی بے گناہ ملزم مر جاتا تھا تو ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوتی تھی، بلکہ الٹا انٹیلیجنس چیف مالک رام کی طرف سے انعام دیا جاتا تھا۔ مالک رام اس ٹارچر سینٹر کا انچارج تھا۔ اس جلاد کو شیر خان سے اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اس سے اپنی بیٹی سشیلا کو جہاز کے ساتھ اغوا کرنے اور اسے ذہنی صدمہ پہنچانے کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ اگر آئی جی پولیس نے اسے یہ حکم نہ دیا ہوتا کہ ہائی جیکر شیر خان کو ابھی موت کے گھاٹ نہ اتارا جائے اور اس سے اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی پوری کوشش کی جائے تو جلاد انٹیلیجنس چیف شیر خان کو اب تک ہلاک کر چکا ہوتا۔ ستیل گڑھ کے ٹارچر سینٹر میں منتقل کرنے کی اجازت ملنے کے بعد مالک رام کے جذبہ انتقام کو تھوڑی سی تسکین ضرور مل گئی تھی۔ اس ٹارچر سینٹر میں وہ ایک فرعون کی طرح حکومت کرتا تھا، جہاں اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے ایجاد کیے ہوئے وحشیانہ طریقوں سے شیر خان کو اذیتیں دے سکتا تھا۔ ایک رات شیر خان کو پولیس کی بند گاڑی میں بٹھا کر لکھنؤ سے ستیل گڑھ ٹارچر سینٹر کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ انٹیلیجنس چیف مالک رام بھی ایک گاڑی میں اس کے ساتھ تھا۔ مسلح پولیس گارڈ کی 2 گاڑیاں آگے پیچھے تھیں۔ جس بند گاڑی میں کمانڈو شیر خان کو لے جایا جا رہا تھا وہ درمیان میں تھی۔ کمانڈو شیر خان کو ہتھکڑی لگا دی گئی تھی۔ اس کے پیچھے انٹیلیجنس چیف مالک رام کی گاڑی تھی جس کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈ کا دستہ گاڑی میں موجود تھا۔ اس کے پیچھے پولیس گارڈ کی دوسری گاڑی تھی۔ یہ گاڑیاں ستیل گڑھ کو جانے والی سڑک پر رات کے اندھیرے میں رواں دواں تھی۔ دن نکل رہا تھا جب گاڑیاں گونڈا بہادر گنج رینج کے جنگل میں داخل ہو گئیں۔ یہ ایسے پرخطر جنگل تھے کہ جہاں شکاری بھی سوچ سمجھ کر قدم رکھتے تھے اور صرف تجربہ کار شکاری ہی ادھر کا رخ کرتے تھے۔ اناڑی شکاری عام طور پر شیر چیتوں کا لقمہ بن جاتے تھے۔ جنگل کیسے بھی ہوں وہاں جنگلی لوگوں کی جھونپڑیاں کہیں نہ کہیں ضرور نظر آ جاتی ہیں، لیکن ستیل گڑھ کے اس جنگل میں دور دور تک کسی انسان کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ انٹیلیجنس کے محکمے نے صوبائی حکومت کی اجازت سے سخت جان ملزموں سے راز اگلوانے کے لیے ٹارچر سینٹر کے واسطے خاص طور پر اس جنگل کو منتخب کیا تھا۔
जहां चीफ मालिक राम का कानून चलता था। आमतौर पर जहां मुल्जिमों को हलाक करने के लिए ही ले जाया जाता था, अज़ियत के अलावा उन पर तरह तरह के तिब्बी तजुर्बे किए जाते थे। एक बार जहां डॉक्टरों की एक टीम आई जो सांप के कांटे का तीर बहदफ तरियाक इजाद करना चाहती थी। इस टीम ने 3 मुल्जिमों को पहले जहरीले सांपों से डसवाया, फिर अपने तैयार करदा इंजेक्शन लगाए, लेकिन तीनों मर गए। इस टॉर्चर सेंटर की पुलिस भी जराइम पेशा अफराद पर मुश्तमिल थी, जिनमें से अक्सर सजा याफ्ता थे और उन्हें हुकूमत की खुसूसी इजाजत से कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया था। इनमें कातिल भी थे जो 7-7 साल की सजा भुगत चुके थे। टॉर्चर सेंटर की इमारत के 4 कमरे थे। एक कमरा चीफ मालिक राम के लिए मखसूस था। बाकी 3 कमरों में से एक कमरे में असलहा खाना था, एक टॉर्चर सेल था। इन कमरों के पीछे एक छोटी लंबी बैरक थी जिसमें टॉर्चर सेंटर के जराइम पेशा संतरी और अमले के 3 अरकान रहते थे। टॉर्चर सेंटर के इर्द गिर्द 10 फुट ऊंची खारदार दीवार थी। ये खारदार तार इतनी गुंजान थी कि इसमें से खरगोश भी बड़ी मुश्किल से गुजर सकता था। यहाँ हर वक्त 3-4 मुलाजिम मौजूद रहते थे जिनसे पूछगिछ के दौरान वहशियाना सलूक किया जाता था और उनकी दर्दंगेज चीखों की आवाजें जंगल में बुलंद होती रहती थीं, मगर वहाँ उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। सतीलगढ़ जंगल के टॉर्चर सेंटर में शेर खान को एक छोटे से कोठरी नुमा कमरे में बंद कर दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।